प्यारे दर्शकों, विचार चर्चा प्रोग्राम में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम में मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एस एन सिन्हा हैं, जो देश की राजधानी नई नई दिल्ली में रहते हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि दिल्ली में 7 लोकसभा हलके पड़ते हैं, वहां की क्या स्थिति है। वैसे पिछली बारी सातों की सातों सीट बीजेपी ने जीती थी। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ है। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी और 3 पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो क्या स्थिति है सिन्हा साहब? क्या हमारे दर्शकों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है साझा कीजिए। नमस्कार जमन जी। ये जो आपने कहा इस बार इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि पिछले 2 बार से बीजेपी सारी की सारी सीटें ले जा रही है। 14 में भी ले गए थे, 19 में भी ले गए। सारी सीटें उन्हीं के पास हैं, सातों की सात दिल्ली की। और पिछली बार ये देखा गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी, फिर भी बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट्स लिए सब सीटों पे, सातों पे। उस हिसाब से यदि कैलकुलेशन की बात करें तो इनके जुड़ने से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। यदि 19 के हम कैलकुलेशन पे देखें तो वो फर्क शायद नहीं पड़ रहा, मगर ग्राउंड लेवल पे इसका असर बहुत हुआ है। इसका असर हुआ है दिल्ली में। ये जो गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, और 4 और 3 का जो इन्होंने फैसला किया कि 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी और 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, उसने दिल्ली में इनकी हवा थोड़ी बेटर करी। और जो हालात है आज की तारीख में, 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिसपे आज हम कह सकते हैं इनकी पोजीशन बेटर है बीजेपी से, क्योंकि अभी तो चुनाव में 4-5 दिन और है। हाँ, अब यहाँ 25 को 25 25 को 25 को वोट डलेंगे। तो अभी है, तो उसमें और बहुत सारी बातें आएंगी। जैसे अभी आम आदमी पार्टी का आप देख ही रहे हो कि 2 दिन में स्वाति मालीवाल के मामले को लेके बहुत इश्यूज आ रहे हैं। नहीं, बहुत उससे सारी चीजें नहीं, और उससे आएंगी। पहले तो केजरीवाल जेल से बाहर आए, उसका अपना इम्पैक्ट है। अब स्वाति मालीवाल का मामला है। का इम्पैक्ट आएगा, तो हर चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है डे बाई डे। क्योंकि खास करके हम जैसे बात करें चांदनी चौक की, बड़ी एक दिल्ली की सबसे मेजर सीट कहते हैं, बहुत पुरानी सीट में से, और छोटी सीट है, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ वोटर्स है सबसे कम है दिल्ली के, उसी में। वहां पर आज की तारीख में जयप्रकाश अग्रवाल के आने से, वो कांग्रेस की सीट मिली है। वो पिछली बार जयप्रकाश हारे थे, इस बार चांसेस उनके बेटर हो गए, क्योंकि जो डिवीजन ऑफ वोट्स था वो शायद इस बार नहीं होगा, जो हालात नजर आ रहे हैं। और जो एक हवा थी पिछली बार, एक जनरल हवा थी, प्रो मोदी वेव चल रहा था, तो वो वेव एकदम ही वो कर दिया गया। इस बार उस वेव की कोई बात कहीं कोई कर नहीं रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही। वोटर साइलेंट हो गया उस हिसाब से। और ये हमने हर जगह देश में देखा है। तो चांदनी चौक सीट में, क्योंकि उसमें माइनॉरिटीज का भी पॉपुलेशन काफी अच्छा है, ये लग रहा है कि वहां वोट के डिवीजन नहीं होने के कारण जो आम आदमी पार्टी और इनमें मिलके होता था कांग्रेस में, वो पड़ेगा। और जो कम्युनिटी भी है, क्योंकि लोग इस बात को अब समझ रहे हैं बहुत जगह कि जो इन्होंने प्रोमिस किए थे वहां लोगों को, क्योंकि दिल्ली में व्यापारी कम्युनिटी को कुछ इश्यूज थे, उनके सीलिंग हुई उनके यहाँ, उनके कोई जीएसटी के इश्यूज थे जो इन्होंने कहे थे बट सॉल्व नहीं हुए। और शायद इसीलिए वहां से चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन थे पिछली बार, उनको हटाया इन्होंने, जबकि वो एक बहुत ही दिल्ली के बहुत पुराने और जमे हुए लीडर्स थे। और जयप्रकाश भी हैं पुराने, पहले भी रह चुके हैं, उस सीट को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। इसलिए जैसे चांसेस वहां बेटर लग रहा है कि शायद वो लड़ाई अच्छी हो जाएगी, और उसमें चांस है कि कांग्रेस वो सीट निकाल ले। क्या अगर मुद्दे क्या मुद्दे क्या बन रहे हैं दिल्ली में?
देखिए, मुद्दे दिल्ली में हर सीट के अलग अलग मुद्दे हैं। अच्छा। कॉमन मुद्दा तो आप जो कह रहे हो वो पूरे देश का जो है, महंगाई है, बेरोजगारी है। बीजेपी की तरफ से राम मंदिर इशू है, धर्म पे ज्यादा आधारित इशू है कि यदि ये लोग आएंगे तो ये वो करेंगे। क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचार को लेके बहुत बातें कर रही है, बट पब्लिक में बहुत ज्यादा उसका कोई इशू बनता नहीं, क्योंकि इसको कोई बहुत लोग महत्व तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि ये केसेस जो बनाए जा रहे हैं वो उसके कारण बहुत सारे हैं। तो हर, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे क्योंकि व्यापारी वर्ग भी है काफी, तो उनको जीएसटी या जो सीलिंग्स हुई थी दिल्ली में, वो सब इनके खिलाफ जा रहा है। और शायद यही कारण था कि इन्होंने कैंडिडेट भी चेंज किया है। सिमिलर दिल्ली में भी आप देखो, बीजेपी ने एक सीट पे अपना कैंडिडेट चेंज नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है, मनोज तिवाड़ी की, और वहां से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को लड़ा है। क्योंकि इनको ये उम्मीद थी, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की सीट पे भी पूर्वांचल का वोट, जो ईस्टर्न यूपी एंड बिहार का वोट बहुत ज्यादा, इसीलिए मनोज तिवाड़ी वहां से जीते भी थी। कन्हैया कुमार के आने से वो लड़ाई अच्छी हो गई, क्योंकि यूथ में कन्हैया कुमार का काफी असर देखा जा रहा है। कहते वहां नेक टू नेक फाइट है। हाँ, नहीं, वहां मैं वही कह रहा हूँ, नेक टू नेक ही नहीं है। मेरे हिसाब से कन्हैया कुमार थोड़ा अपर हैंड पे चल रहा है, अच्छा। वो नजर आ रहा है। क्योंकि डे बाय डे जो चुनाव जिस तरह से चल रहा है, कन्हैया को जो सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जो मैंने पहले कहा, माइनॉरिटी सपोर्ट एक हो गया, कोई डिवीजन नहीं हो रहा इस बार। मगर साथ साथ जो पूर्वांचल वोटर है वो कन्हैया को वोट देने को तैयार है। जो वहाँ का बड़ा इलाका है, गुरारी इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत अच्छा पॉपुलेशन है वहां पर। वहां के लोग पिछली सरकार से नाराज है, तो सरकार और बहुत सारे इश्यूज आए थे जो नहीं पूरा किया गया। आज भी वहां दिक्कत है, तो ये इश्यूज वहां उठ रहे हैं। वहां कॉलोनीज के भी कुछ को रेगुलराइज करने की बातें हैं, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनीज बहुत है उस एरिया में। वहां भी कोई कमजोरी रही, ये भले ही दिल्ली सरकार पे डाल रहा है, बट वो सबको पता है कि केंद्र का कहीं ना कहीं हाथ रहा है। तो मनोज तिवारी को एंटी इनकम्बेंसी उन बातों का मिल रहा है, तो वो लड़ाई भी अपनी जगह इंटरेस्टिंग है। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए, ये दो सीटें तो जो है अच्छी फाइट कांग्रेस का कैंडिडेट दे रहा है। जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, तो हम बात करें यदि ईस्ट की सीट पे, ईस्ट की सीट पे पहले गौतम गंभीर थे, उसके पहले भी बीजेपी के पास ही ये सीट थी। उनको बदल के इन्होंने हर्ष मल्होत्रा को रखा है बीजेपी ने। हर्ष मल्होत्रा, जैसे कि गौतम गंभीर तो बहुत बड़ा नाम थे, क्रिकेट के दुनिया के थे और ग्लैमर था। इस बार उसको हटा करके इन्होंने अपने यहाँ के अपने पार्टी के अधिकारी को, हर्ष मल्होत्रा का नाम पहले कोई नहीं जानता था, उसको रखा है। वो अपना ग्राउंड लेवल से भले ही काम कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को उतारा है। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उसको रिजर्व सीट से नहीं उतारा। वो एमएलए रिजर्व सीट से है, बट वो फाइट एमपी पे जनरल सीट से कर रहे हैं। तो ये भी एक नया प्रयोग है, अच्छी बात है। और ये क्योंकि एमएलए है इस एरिया में, एमएलए में उनका कब्जा भी है आम आदमी पार्टी का, तो उन एरियाज में उनका असर है। तो ये सब इश्यूज तो हर जगह दिख रहे हैं हम लोग को, जो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इस बार लड़ाई हुई है। पिछली बार तक लगता था कि नहीं, वन साइडेड खेल है। इस बार ऐसी बात नहीं लग रही, कहीं भी किसी में ये बात नहीं आ रही
ऐसे ही यदि आप अगली सीट की बात करें, हम लोग नई दिल्ली की सीट है जहाँ पे सुषमा स्वराज की बेटी हाँ जी। बांसुरी बांसुरी। लड़ रही है, अरुण जेटली, सॉरी, सुषमा स्वराज जी की बेटी है। तो पहले सुषमा स्वराज भी उस सीट को कर चुकी है रिप्रेजेंट। पिछली बार वहां से यदि आपको याद हो, मीनाक्षी लेखी थी हमारी, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन थी, एक्सटर्नल अफेयर्स, वो थी। उनका टिकट काट के इनको लड़ाया गया है। यह भी बहुत यंग और काफी तेज तर्रार नेता है बीजेपी में। वहां भी लड़ाई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने जो उस एरिया में उनके एमएलए थे पहले, सोमनाथ भारती, ये भी काफी तेज तर्रार रहे हैं और हर पिछले 4 इलेक्शन से ये अपना जीतते रहे हैं, उनको उतारा है। और यदि आप याद हो, इस सीट को विधानसभा में केजरीवाल भी रिप्रेजेंट करते रहे, नई दिल्ली की सीट को। तो ये सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। अच्छा। हाँ, यहाँ भी फाइट जो कह रहे हैं आज पलड़ा भारी है बीजेपी का, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर तबके वो है जो सरकारी कर्मचारी है, ये है, उनमें अभी बहुत ज्यादा कोई रिजर्वमेंट का इश्यूज नहीं आया। बट जो बाकी कॉलोनीज में है, वहां पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है। उम्मीद है कि यहाँ भी अब टक्कर नजर आ रही है। अब ये कहाँ पे जाएंगे वो तो देखने वाली बात है। ऐसी एक सीट हमारी है वेस्ट की, वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली में भी पिछली बार यदि आपको याद हो, परवेश साहिब सिंह वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी दिल्ली के थे, जाटों के दिल्ली में सबसे बड़े नेता थे, उनके बेटे परवेश वर्मा को पिछली बार वो जीते थे। और यदि याद हो, उनके ऊपर बहुत चर्चाएं आई थी, गोली मारो वाले स्लोगन लगा के उन्होंने कराई था वो सब पिछली बार। उनको हटा करके इस बार बीजेपी ने कमलजीत सेहरावत, एक महिला, को वहां पे उतारा है। ये भी नई उनकी कार्यकर्ता है। और उसके मुकाबले में जो आम आदमी पार्टी ने महावल मिश्रा को उतारा है। महावल मिश्रा पुराने कांग्रेसी है, पहले कांग्रेस से एमपी रहे हुए हैं इसी एरिया से 2009 में। पिछली बार वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और उनका भी पकड़ इसलिए वहां अच्छा है, इस सीट पे भी जाट बेल्ट तो है ही, क्योंकि गांव का एरिया है, थोड़ा सा एरिया है, प्लस पूर्वांचल के वोट यहाँ भी बहुत है। जो कॉलोनीज बसी हैं उसमें पूर्वांचली वोटर बहुत है। तो महाबल मिश्रा भी पूर्वांचल से है। वो आम आदमी पार्टी ने कार्ड खेल के कोशिश किया कि वो वोट आ जाएगा तो उनको बेनिफिट उस सीट पे मिल सकता है। एक लड़ाई बचती है उसके बाद हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट में आपने देखा होगा, हंसराज हंस थे जो अब पंजाब से हाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जो पंजाब उनको में दिल्ली से, फरीदकोट से ये चुनाव लड़ रहे फरीदकोट हैं। से, उनको यहाँ से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। वहां पे योगेंद्र चंदोलिया भी इनके पुराने कार्यकर्ता, उनको दिया गया। और उसके मुकाबले में कांग्रेस ने उदित राज, डॉक्टर उदित राज, जो पुराने आईएफएस हाँ जी। हैं, उनको दिया है। तो इस सीट पे, क्योंकि ये रिजर्व सीट है, तो वही देख रहा हूँ कि देखिए ये रिजर्व सीट है, दिल्ली की एक ही रिजर्व सीट है। कुलदीप कुमार जो रिजर्व के कैंडिडेट हैं, वो लड़ रहे हैं जनरल सीट पे, मगर यहाँ पे डॉक्टर उदित राज को इन्होंने दिया है। उनमें और योगेंद्र चंदोलिया जी की फाइट है। इसमें बहुत ज्यादा कहना बहुत मुश्किल है अभी आज की तारीख में, क्योंकि दोनों तरफ पूरा जोर लगा हुआ है। क्या कौन निकलेगा ये है। एक और आखिरी सीट हमारी साउथ दिल्ली की है, जो बेसिकली दिल्ली के गांव की सीट हो जाती है। उसमें पिछली बार रमेश विधुड़ी थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में काफी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। हाँ,
काफी कंट्रोवर्सी होती रही उनके उनके ऊपर। काफी होती रही उनके बोलने पे। उनको हटा के रमेश विधुड़ी की जगह रामवीर सिंह विधुड़ी, ये एमएलए हैं, उनको दिया है, क्योंकि अच्छा। उस बेल्ट में इन लोगों का पकड़ है अच्छा। और आम आदमी पार्टी ने एक सही राम पहलवान है, ये भी पुराने आम आदमी पार्टी के हैं, वहां के एमएलए रहे एरिया में, उनको दिया है। तो साउथ दिल्ली में इनकी लड़ाइयां चल रही। तो दिल्ली की जो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि सातों सीटों पे लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई। ये आप जरूर कह सकते हैं वन साइडेड नहीं है। 4-3 का रेशो हो, वो किस तरफ होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो अंतिम बात करें तो बीजेपी लूज कर रही है ना इस बार। पिछली बार उसके पास 7 की 7 थी, इस बार उसको जहां दिल्ली से भी लूज करना पड़ा। नहीं, ये बात तो फैक्ट है कि 7 के साथ उनको नहीं मिल रही है। वो लूज 3 करे, 4 करे, या बहुत कम होगा तो 2 करेगी, मगर करेगी जरूर। दिल्ली में इस बार नुकसान होने जा रहा हो, ये नजर आ रहा है। और इसीलिए कल प्राइम मिनिस्टर ने भी दिल्ली में मीटिंग की, और शायद जहां तक खबर है कि एक आध मीटिंग और होगी उनकी, क्योंकि उनको भी ये बात लग रहा है। क्योंकि उनकी लड़ाई देखो, आप समझो, दिल्ली में, देश में कांग्रेस से लड़ाई है, पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी से उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा है। क्योंकि बहुत उनकी कोशिशों के बाद दिल्ली सरकार पे को कब्जा नहीं कर पाए। उनकी बड़ी कोशिश है, अभी भी जो पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को जेल भेज के दुनिया भर के केसेस बना दिए गए। उनके हर एमएलए को एक तरह से केस बना के गिरफ्तारी किया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि किसी तरह दिल्ली की सरकार, क्योंकि भले ही सरकार के पास पावर्स हो नहीं हो, क्योंकि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है एक तरह से, मगर इसकी वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस बहुत है, उसका असर हो रहा है। वो चाहते हैं कि इस बार सातों की सातों सीट फिर उनको मिले, मगर जो मुझे लग रहा है कि वो चांस अभी तक कहीं नजर आ नहीं रहा, यदि आप मुझसे पूछो तो। चलो जी, एक बात बताएं। जो पीएम श्री नरेंद्र मोदी है वो पिछले वाला की जगह जो जहां से उन्होंने कैंपेन शुरू की थी, अब उसके तकरीबन अपोजिट हो गए। अब वो उनका सारा जोर जो पोलराइजेशन पे लगा है, जैसे वो रिजर्वेशन की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया गठजोड़ जो सभी कुछ अगर सत्ता पे आ गया तो ये सारा पैसा जो मुसलमानों को दे देंगे। देखिए, तो राम एक मंदिर बात पे भी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। सही, नहीं नहीं, ये बात तो आप एकदम सही समझ रहे हैं। मेरा तो शुरू से मानना है कि बीजेपी का सारा आपका सारा 14 में जरूर एक नेगेटिविटी का वोट था। क्योंकि उस समय जो यूपीए की सरकार थी उसके खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया, जिसको पूरा आरएसएस का बैक था उस समय। यदि आप ध्यान दीजिए तो पूरे अन्ना और अरविंद केजरीवाल को बैक आरएसएस कर रहा था। और मगर वो नैरेटिव जो तैयार हुआ उसने इनका नुकसान किया। 19 में लोगों को आशाएं थी इनसे उस समय भी, मगर इन्होंने हिंदू मुसलमान ये जरूर क्रिएट करते रहे। इस बार तो पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव आप शुरू से देखो तो ये शब्दों में भले ही डेवलपमेंट की बात करें, मगर कहीं भी इनके भाषणों में या उसमें, हर भाषण में घूम फिर के मुसलमान, पाकिस्तान या राम मंदिर। अब राम मंदिर बनाने के नाम पे नहीं मिल रहा तो कांग्रेस राम मंदिर पे बुलडोजर चला देगी, इस्लाम पे ले लो। मगर एक अच्छी बात जो इस बार पहली बार दिख रही है कि पिछले 2 इलेक्शन में अपोजिशन इनके फील्ड में जाके चुनाव पे खेल रहा था। नैरेटिव्स वो तय करते थे, अपोजिशन डिफेंड करता था। ये पहला चुनाव मुझे लगा है 24 का जो इस मामले में फर्क है। क्योंकि नैरेटिव इस बार जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी,
जो महंगाई, ये नैरेटिव जो अपोजिशन ने तय किया, उस पे अब चर्चा हो रही है। और तो और अंबानी और अडानी, जिस पे राहुल गांधी और अपोजिशन बोल रहा था, मोदी जी ने भी उनके लिए बोल दिया कि वो पैसे टेम्पो में भर भर के कांग्रेस के घर भेज रहे हैं। ये बात अलग है कि ये उन्होंने तो तो कहा सरकार कि की जिम्मेवारी है, नहीं, यदि राहुल भेज रहे गांधी हैं ने तो रोको। राहुल गांधी ने तो इंटरेस्टिंगली कहा कि वो टेम्पू का तो मोदी जी को पता है। पता है, क्योंकि इनको पता है टेम्पो में जाते हैं। मगर मेरा क्या कहना है कि एज ए सरकार, गवर्नमेंट, यदि कोई ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर देश का बोल रहा है, देखिए अपोजिशन लीडर कुछ भी बोल सकता है, बट आप रूलिंग में रहते हुए ये बातें कह के आप कहीं ना कहीं ये कम कह रहे हो कि हम कमजोर हो रहे हैं। ये इनकी कमजोरी दिख रही है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, ये बौखलाहट कहीं नहीं नजर आ रही है, जो इस बात का इशारा भी करती है कि शायद इस बार का सिनारियो वो नहीं है जो 19 का था। बाकी 4 को पता लगेगा, 4 को देखेंगे हम लोग क्या होता है। हाँ, उसके पहले तो 1 को वोट डलेंगी, उसके बाद 4 को रिजल्ट आएगा, 3 शाम को मेरा ख्याल एग्जिट पोल भी आएंगे। आ जाएंगे। तो ये अलग बात है कि उस समय क्या क्या होगा, वो अब सोचने की बात है। बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती है। तो एक बात तो जो नेशनल लेवल के मुद्दे थे जो कांग्रेस ने, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कई मुद्दे उठाए, ऐसा मतलब वो मुद्दे नहीं बन रहे जो दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली के लोकल मुद्दे वो डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि दो मुद्दे जो है, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वो तो मुद्दा हर जगह आ रहा है, क्योंकि यूथ को बेरोजगारी असर कर रही है, यूथ इसकी चर्चा कर रहा है। और महंगाई इन जनरल लोगों को परेशान कर रही है, उसकी चर्चा तो कॉमनली हर जगह है। बट उसके बाद बाकी चीजें लोकलाइज हो जाती है। हर कोई, जैसे मान लीजिए ईस्ट में है, तो बहुत जगह लोग पूछते हैं इनसे, भाई एमपी आपके आए क्यों नहीं? 5 साल में कोई एमपी गया ही नहीं एरिया में, तभी बदले गए हैं ना। तो आपका एरिया में यदि पकड़ होता तो शायद आप नहीं बदले जाते, क्योंकि सबको ये लगा कि मोदी जी जिता दिया है, फिर मोदी जी जिता देंगे। ठीक। यदि ये मेंटालिटी है तो ये देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी मेंटालिटी नहीं थी। हर एमपी का अपना रोल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नेता के रोल पे चले ये बात बहुत जरूरी नहीं। मगर अभी तो नजर यही आ रहा है, बहुत जगह देश में आपने सुना भी होगा, ये कहा गया है भाई मोदी ने जिताया था, है? तो मोदी से पूछ लो कि क्या काम हुआ। तो इस तरह की बातें अब हो रही हैं, तो ये तो होगा ही ये सब। तो सिन्हा जी, आप हमारे इस शो में जुड़े, आपने नई नई बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।